आज जो हमारा टॉपिक है इट इज डायमेंशंस ऑफ डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। देखिए, हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात की थी। एवरीवन इज डिफरेंट इंडिविजुअली, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। कौन कौन से डायमेंशंस है उन पे भी हमने बात की कि देयर आर वेरियस डायमेंशंस जिस कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बात थोड़ा सा उसके ऊपर और हाईलाइट होगा। तो द एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, अब डायमेंशंस बहुत सारे थे लेकिन उसमें अगर हम सिर्फ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे बात करें कि साइकोलॉजिकली हाउ चाइल्ड और लर्नर और एन इंडिविजुअल इज डिफरेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव लेवल, द पर्सनालिटी, their interest, their aptitude, their values, and their creativity. So these are the six aspects बात करेंगे जो आपके सिलेबस में। The first is cognitive. Cognitive, it deals with intelligence. Okay? Cognitive जो बेसिकली हर बच्चा इंटेलेक्चुअल लेवल जो है हर बच्चे का वो डिफरेंट है, तो उनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। इस कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। तो हमने जैसे पियाजेस की भी थ्योरी की है कि कैसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह से स्कीमास होते हैं ब्रेन में, कैसे एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन के कारण कैसे वो अपने नए एक्सपीरियंसेस लेता जाता है और पुराने एक्सपीरियंसेस जो चाहिए वो स्टोर्ड रहते हैं और कैसे वो आउट भी हो जाते हैं। तो कैसे उसका लर्निंग प्रोसेस चलता है, कैसे उसका कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल अडल्ट। सो कॉग्निटिव लेवल जो है उस कारण भी काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं हर पर्सन के अंदर। सो कॉग्निटिव स्किल्स क्या है? अगर हम कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर माइंड, दैट इंक्लूड्स अटेंशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉजिक रीजनिंग एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग, visual processing and processing speed. They are the skills brain use to think, learn, read, remember, pay attention and solve problems. तो बेसिकली जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो आपका अटेंशन स्पैन कितना है, कितनी देर तक किसी चीज को होल्ड कर सकते हो, समझ सकते हो, अटेंशन दे सकते हो, ठीक है। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो भी कोई भी चीजें, कुछ भी वर्ड्स आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो एकदम से आप लर्न करते हो और वो थोड़ी दिनों तक आपके ब्रेन में स्टोर्ड रहती है, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीजें आप लर्न कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए फॉर इयर्स इट रिमेन स्टोर्ड। जैसे कि आपकी एबीसी है, जैसे आपने सीखी बचपन में, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जो कुछ भी स्कूल टाइम के जो कंसेप्ट है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढना, व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्या रिलेशन है, कैसे कोरिलेट करना, ये सारी चीजें लॉजिकल रीजनिंग में आ जाती है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग में आ जाता है कि आप क्या सुन रहे हो, ठीक है। कोई भी कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हो, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती है, ठीक है। तो वो जो हियरिंग है वो ब्रेन में जाके वो कन्वर्ट होती है इंफॉर्मेशन, जिसको आप अंडरस्टैंड करते हो। आपका ब्रेन सिग्नल देता है कि दिस इज द थिंग व्हाट द पर्सन इज सेइंग, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग भी आप किस तरह से सुन रहे हो और उस चीज को समझ रहे हो। देन इज विजुअल प्रोसेसिंग, मीन्स आप क्या देख रहे हो और वो जो देख रहे हो वो आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है, वो कन्वर्ट होती है आपके ब्रेन के मैसेजेस में, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हो, देन उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हो। देन कम्स प्रोसेसिंग स्पीड, कोई भी चीज, आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जा रही है वो कितनी जल्दी प्रोसेस हो रही है, कितनी स्पीड से। आपने देखा कुछ बच्चे बहुत जल्दी जवाब दे देंगे, कईयों को थोड़ा टाइम लगता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्रेन ओन प्रोसेसिंग स्पीड। तो दिस आर ऑल द स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स हम कहेंगे, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जो हमें हेल्प करती हैं टू थिंक, सोचने के लिए, लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, अटेंशन देने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। So there are the 8 cognitive skills. You can say sustained attention. आप कोई भी चीज देख रहे हो, attention दे पा रहे हो। Responsiveness, एकदम से आपने रिस्पॉन्स नहीं देना है, वो भी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। स्पीड टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आप कितनी स्पीडली उस चीज को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, आपका ब्रेन जो है एकदम रिजिड नहीं होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई नई इंफॉर्मेशन होगी तो आप इजिली आपका ब्रेन उस पर फ्लेक्सिबिलिटी होगी और उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और पूरा कंट्रोल है आपके ब्रेन में हर चीज को, हर इंफॉर्मेशन को लेने का। देन मल्टीपल साइमल्टेनियस अटेंशन,
एक तरफ अटेंशन है, कोई दूसरी चीज चल रही है उसकी तरफ भी अटेंशन है, तो आप मल्टीपली आप अटेंड कर पा रहे हो। वर्किंग मेमोरी, आप कितनी देर तक उसे मेमोराइज कर पा रहे हो। कैटेगरी फॉर्मेशन में आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स है, उसकी कैटेगरीज बना रहे हो, जैसे लाइक देयर इज एनिमल किंगडम्स, नेम ऑफ एनिमल्स एंड नेम ऑफ प्लांट्स, तो आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। पैटर्न रिकॉग्निशन, लाइक जैसे पजल्स वगैरह होती हैं कि कौन सा पैटर्न है, और एक पैटर्न दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा पैटर्न कौन सा होगा, तो ये सारी कॉग्निटिव स्किल्स में आ जाता है। Then comes stages of cognitive development. So here are the stages from birth to 18 to 24 month old. Then is pre-operational stage, that is 2 to 7 years old. ये हम सबने प्याजेस की थ्योरी में की हुई है कि कैसे बच्चे का ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये सारे हम कर चुके हैं ऑलरेडी इन द प्रीवियस चैप्टर। Here are some play ideas to support your child's cognitive development. तो कैसे आप child की cognitive development कर सकते हैं? Play simple board games like Snake and Ladder with your child, or simple card games like Go Fish or Snap. तो छोटे छोटे बच्चों की गेम्स हैं वो खेली जाएं. Read books and tell jokes and riddle. Encourage stacking and building games, or play with cardboard exam. तो वही पाइल अप करते रहते हैं बच्चे, जैसे ब्लॉक्स बनाते रहते हैं। तो ये सारे जितनी भी छोटे बच्चों की गेम्स है, इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। देन कम्स क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी इज लाइक यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। या कुछ ओल्ड है, आप उसमें उसमें मॉडिफिकेशन करके कुछ नई चीज, ओरिजिनल कुछ नई चीज आप बनाते हो, तो उसको हम क्रिएटिविटी कहेंगे। तो बेसिकली जो आइडिया होगा वो आपका ओरिजिनल होगा, ठीक है, वैसी वो चीज पहले नहीं बनी होगी, एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। So creativity is, in my view, something that is impossible to define in words. So basically, the definition is not there, but you have to write the definition. So it is basically you are originating something new. Is something like you are taking information from the past things also, or already there is present that also, but from that also you are creating something new. So the types of creativity is artistic creativity, scientific and technological creativity, hybrid creativity. तो artistic में थोड़ा सा art से related हो जाता है, science से लेकर आप जितनी innovations हो रही हैं उसको हम कहेंगे creativity आ जाता है। hybrid में हो जाता है, थोड़ा सा art आ गया, थोड़ा सा science हो गया, तो number of fields को इकट्ठे combine करके आप something कुछ नई चीज लेकर आते हो। So the measurement, उसके काफी सारे टेस्ट्स हैं क्रिएटिविटी के। वर्बल मेजरमेंट है, फॉर्मल मेजरमेंट है, तो number of the tests are there available to measure the creative level of a student. Motives of creativity. So external motivations of our practical goals, like आपको बाहर से कोई मोटिव मिल रहा है, आपको किसी एंट्रेंस में जाना है या कोई एग्जीबिशन में जाना है, तो वहां आपको डिस्प्ले करना है, तो वो एक एक्सटर्नल जो मोटिवेशन उस कारण आप कुछ क्रिएट करते हो। इंटरनल मोटिवेशन फॉर पर्सनल नीड्स, आप अंदर से भी पर्सनली मोटिवेटेड हो, लाइक यू आर फीलिंग लाइक राइटिंग समथिंग, राइटिंग एनी योर ओन व्यूज और एनी क्रिएटिव राइटिंग, तो वो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर जो फीलिंग है, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। Then is motivational related to the creative work itself, the barriers of creativity. So motivational जो कुछ barriers भी हैं, मोटिव्स तो है ही है कि इस कारण आप कुछ करते हो, लेकिन कई बार कुछ बैरियर भी हो जाते हैं जिस कारण आप नहीं कर पाते हो। दैट आर पर्सनल बैरियर्स, आपके पर्सनल बैरियर हो सकते हैं, लाइक यू आर नॉट फीलिंग गुड, और या फिर आप कहीं आपका माइंड अपसेट है, या आपका दिल ही नहीं कर रहा है कुछ क्रिएट करने का, यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग समथिंग, आपकी अपनी भी पर्सनली, या कुछ आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी इमोशनल प्रॉब्लम कैन बी, तो उस कारण भी क्रिएटिविटी को जो करने के लिए बैरियर होता है। सोशल बैरियर्स भी हो सकते हैं, एरिया वेयर यू आर लिविंग, जहाँ पर आपके लोग हैं आपके आसपास, चाहे वो स्कूल कॉलेज है या घर है, तो वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, दे आर टेलिंग दैट इट इज नॉट दैट वर्थवाइल, उस कारण भी आप डिमोटिवेट हो सकते हो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव पर्संस, तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? ओरिजिनलिटी, आप जो भी क्रिएट करोगे वो ओरिजिनल होगा। देन इज परसिस्टेंस, आप ऐसा नहीं कि आज कुछ बना दिया और उसके बाद आपने छोड़ दिया सालों के साथ, तो वो क्रिएटिविटी आप आगे परस्यू नहीं कर पाओगे। तो परसिस्टेंस, आपको कोई चीज क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसको खत्म किए बिना से छोड़ना नहीं है,
ठीक है, या धीरे धीरे करो, तो परसिस्टेंस लेवल होना चाहिए। इंडिपेंडेंस, जिसमें आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते हो, आपने कोई पेंटिंग बनानी है, यू आर डूइंग बाय योर सेल्फ, आप अपनी मर्जी के कलर्स डाल रहे हो, अपनी मर्जी से उसकी ड्राइंग कर रहे हो, तो दैट तभी आप कुछ नया क्रिएट करोगे। इन्वॉल्वमेंट एंड डिटैचमेंट, जब भी आप कुछ क्रिएट करते हो तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, तभी वो चीज फॉर्म होती है। यू आर completely wholeheartedly, you are involved, and once the thing is over, then you get detached, you can detach that you made it. डिटर्मिनेंट एंड इमीडिएसी, जो भी आप डिटर्मेंट हो अपनी तरफ से, जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट ले लिया कि मुझे कुछ मॉडल बनाना है या वो पेंटिंग बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो आप डिटरमाइंड हो, और जैसे ही आपका मन हो जाता है कि मुझे करना है, तो इमीडिएटली आप उसको काम करने के लिए रेडी हो जाते हो। इंक्यूबेशंस, लाइक समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है, कुछ चीज आपने बनाई तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, सो दैट आप थोड़ा सा उसमें 1-2 दिन का गैप डाल सकते हो, ताकि वो चीज को और अच्छे से फॉर्म करने के लिए आपके पास कुछ और आइडियाज वगैरह भी आ सके। वेरिफिकेशन, डिस्कवर्स प्रॉब्लम्स, जनरेटेड अल्टरनेटिव्स, ये सारी चीजें हैं कि जो क्रिएटिव लोग हैं उनके पास भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें सिर्फ कुछ प्रोडक्ट नहीं करना, आपने कुछ भी कोई प्रॉब्लम है लाइक, उसको भी आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने कोई प्रॉब्लम आई उसको आपने सॉल्व किया, और फिर उसको जो भी अपने क्रिएटिव आइडियाज दिए, और देन यू कैन वेरीफाई आल्सो कि वाकई वो प्रॉब्लम थी और उसको आपने कैसे सॉल्व किया। देन कम्स पर्सनालिटी। पर्सनालिटी बेसिकली इज लाइक व्हाट यू शो योरसेल्फ, आपका जो एक्सटर्नल और इंटरनल बिहेवियर है वो होती है पर्सनालिटी, जिसमें आप एक्सटर्नली आप कैसे पहन रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, कैसे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ये सब आ जाएगा। और इंटरनली इज लाइक आप अंदर से कैसे हो, आपकी सोच कैसी है, आपकी फेथ कैसे है, आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है, तो वो पर्सनालिटी में आ जाता है। So personality developed is actually the development from the organized pattern of attitude and behaviors which make the individual distinctive. So for personality जो भी है, like that is also types, like कुछ लोग introvert होते हैं जो कम बोलते हैं, कुछ शाई होते हैं, कुछ extroverts होते हैं जो बहुत ओपन होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, they speak, they express themselves। कुछ ambivert होते हैं, ambivert होते हैं जहां उनको बोलना है वो वहां पे बोलते हैं, और जहां उनको नहीं बोलना वहां वो चुप रहते हैं। तो इस तरह से पर्सनालिटी की ट्रेट्स हैं। सो देयर टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज: perfectionist, helpful, romantics, achievers, asserters, questioners, adventurers, observers, peacemakers। These are the types of people जो उनकी पर्सनालिटी बनाते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट है, वैल्यू सिस्टम है, इमोशनल रिएक्शन टू ए क्रिटिकल सिस्टम है, मूड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर्स, ट्रेट्स, मैच्योरिटी इन हैंडलिंग ए क्राइसिस। तो ये सारे आपके कुछ टेस्ट बने हुए पर्सनालिटी के, इसको हम थोड़ा आगे जाके डिटेल में करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली पर्सनालिटी इज, उसके क्या सिस्टम्स हैं। Then comes aptitude। अभी जस्ट एक ब्रीफली किया है हमने पर्सनालिटी का, इसकी काफी डिटेल से आई विल डू लेटर ऑन, पहले हम ये थोड़ा कंप्लीट कर लें। एप्टीट्यूड मैंने आपको पहले बताया था कि जस्ट लाइक ऑन बर्थ, कंसेप्शन पे ही आपका डिफाइन हो जाता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, कि आपके इंक्लिनेशन जो आपकी माइंड को किस फील्ड की तरफ है, दैट इज इन योर जीन्स ओनली। आप आर्ट की तरफ हो या मैथमेटिकल है या कुछ भी साइंटिफिक है, तो किस तरफ आपका माइंड का एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड में बी कंसीडर्ड एज अ स्पेशल एबिलिटी बिसाइड्स द जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी which helps an individual acquire a required degree of proficiency or achievement in a specific field such as teaching aptitude, numerical aptitude, music aptitude, typing aptitude। तो ये सारे aptitude जो हैं वो आपके अंदर ऑलरेडी, आपके इंटरेस्ट भी वैसे ही होंगे, लेकिन आपके अंदर वो वैसी एबिलिटी होगी। अगर आप उसी फील्ड की तरफ जाओगे तो आप उसमें काफी सक्सेस पा सकते हैं। सो नेचर ऑफ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड बेसिकली हेरिडिटरी जो आपके जीन्स के थ्रू है, और बाकी कुछ आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका बनता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, सेंसरी है, मैकेनिकल है, आर्टिस्टिक है, इसमें म्यूजिकल, डांस, ग्राफिक्स, एक्टिंग। प्रोफेशनल में भी आ जाता है एप्टीट्यूड, आप क्लरिकल लेवल पे या लीगल या टीचिंग या पायलट,
ठीक है, स्कॉलेस्टिक भी है, लाइक साइंटिफिक, इंजीनियर, मेडिकल, कमर्शियल, लिंग्विस्टिक। तो इस तरह के बहुत सारी लाइंस है जो फील्ड्स है कि आपका माइंड किस तरफ डाइवर्टेड है। देन कम्स वैल्यू सिस्टम। वैल्यूज में आपके वही अंदर की जो क्या चीज राइट है क्या रॉन्ग है, उस चीज को आपको जज करना, जो कि बचपन से लेकर आपका एनवायरनमेंट कैसा रहा है, आपको टीचिंग कैसे मिली है, आपके घर में आपको कैसे मोरल वैल्यूज बताई गई हैं, तो उस अकॉर्डिंगली आपका वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू इज द जजमेंट एलिमेंट ऑफ व्हाट इज राइट, गुड और डिसेबल। तो आप उस तरह से वैल्यू कर सकते हो कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी गलत है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ में जब भी आगे बढ़ते हो, कोई भी काम करते हो, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड है चाहे वो पर्सनल फील्ड है, तो उसमें आपके वैल्यू सिस्टम बहुत जरूरी है। So values lays the foundation for the understanding of attitudes and motivation because they influence our perception. ठीक है, तो जैसे हमारा वैल्यू सिस्टम होगा उसी अकॉर्डिंगली हम आगे उस फील्ड की तरफ जाना पसंद करेंगे। अगर वैल्यूज आपकी गलत है तो आप गलत फील्ड में भी जा सकते हो। अगर वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो आप हमेशा कोई पॉजिटिव फील्ड को ही ऑप्ट करने की कोशिश करोगे। Individuals enter organizations with notions of what is right and wrong, with which they interpret behaviors or outcomes. ठीक है, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे उनको आपका वैल्यू सिस्टम के बारे में पता चलेगा कि आप किस लेवल पे चीजों को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो और क्या आपके लिए राइट और क्या आपके लिए रॉन्ग है। वैल्यूज जनरली इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। तो जनरली आपकी जो अंदर का वैल्यू सिस्टम है वही आपका बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होता है। So basic sources of values are individual, friends, family, economics, environment, geography, school, whether religion, media। तो ये सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं आपका वैल्यू सिस्टम बनाने के लिए। वैल्यूज अक्रॉस कल्चर। So different cultures are there in the whole world. So we can say कि सबका अलग अलग कल्चर होने के कारण भी आपके अंदर जो वैल्यू सिस्टम है वो डिफरेंट हो जाता है। देन कम्स इंटरेस्ट। तो जैसे एप्टीट्यूड था ऐसे ही इंटरेस्ट है, तो हर पर्सन के इंटरेस्ट जो है वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और जो एप्टीट्यूड है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो इंटरेस्ट आपका कभी बैडमिंटन खेलने का दिल कर रहा है, कभी आपका वैसे ही चेस खेलने का दिल कर रहा है इंडोर गेम का, तो आपके कुछ महीने खेलोगे देन आप छोड़ दोगे, देन को दूसरी गेम ले लोगे। तो वो वेरी करते रहेंगे, आपका दिल नहीं करेगा उस चीज को करने का। लेकिन जो एप्टीट्यूड होगा उसको आप नहीं छोड़ोगे, आप उसको लॉन्ग टर्म पर उसको यूज करते रहोगे और चलते रहोगे। Interest may be perfect to the motivation force that impels us to attend to a person, things, or any activity, or it may be the affective experience that has been stimulated by the activity itself. Basically, क्या है कि जो इंटरेस्ट आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो वो आपको मोटिवेट करता है उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करते हो तो वो आपको एक स्टिमुलेशन का काम करता है और आप उस एक्टिविटी को अपने आप ही करते जाते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग योर इंटरेस्ट, दे आर द पर्सनल फैक्टर्स। आपके अपना पर्सनली है, आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है। एज वाई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मे बी यू वांट टू, आपने बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेन किया था, कबड्डी खेलना पसंद कर रहे हो, या आपका माइंड बहुत शार्प है तो आपको चेस बहुत अच्छा लग रहा है। तो डिपेंड्स आपको कौन सी आपकी बॉडी की जो क्या एबिलिटी है और आपका उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट। सो बेसिकली आपकी सोसाइटी में कैसे क्या चल रहा है, क्या प्रिवेल हो रहा है, लोग किस तरफ इन्फ्लुएंस्ड है, तो आपके अंदर भी अगर वैसे ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि आप भी जो लोग कर रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली आप भी करो। देन एज, एज के अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। छोटे होते हैं तो हमें खेलना पसंद होता है, मेच्योर हो जाता है तो पढ़ना पसंद आ जाता है। तो विद एज एंड सेक्स, गर्ल्स और बॉयज के भी इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। बॉयज जो होते हैं वो थोड़े रफ एंड टफ होते हैं एंड जो गर्ल्स हैं वो दे आर वेरी सॉफ्ट। तो उन दोनों के भी इंटरेस्ट डिफरेंट है। आप किसी बॉय को कोई एक वुडन पीस दे दीजिए तो वो उसको गन बना देगा, गर्ल को देंगे तो वो उसको थोड़ा सा क्लोथ में रैप करके डॉल बना देंगे। सो इन दोनों के भी इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड अकॉर्डिंग टू द एज
डिफरेंसेस हैं, सब में उनमें इमोशनल सेंटिमेंट्स सब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, तो वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग इनके इंटरेस्ट बनते हैं। देन विशेस, आइडियाज, मोटिव्स एंड गोल्स ऑफ लाइफ, एटीट्यूड, ये सारे भी अपने इंटरेस्ट बनाते हैं। आपका मेन, आप क्या बनना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो मान लीजिए, आपको भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक कुछ करना पसंद होगा, तो वैसे वैसे आपके इंटरेस्ट होंगे। इन्वायरमेंट फैक्टर्स, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, आप कैसे इन्वायरमेंट में हो, कैसे लोग हैं। अगर आप एक बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करते हो तो आपको गुल्ली डंडा खेलना पसंद होगा। एक बहुत अरिस्टोक्रेट फैमिली में चले जाते हो तो आपको गोल्फ खेलना अच्छा लगेगा। इट ऑल डिपेंड्स आपका सोशल स्टेटस कैसा है, आप किस इन्वायरमेंट में हो। Then comes culture and social environment, that's the same thing only. Education and training opportunities. Yes, आप कौन से स्कूल में हो, आपको कैसी एजुकेशन मिल रही है, वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उस कारण भी आपके इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। Then comes generating interest. That comes setting proper generate interest. That means that setting proper aims and objective. आपने कोई भी इंटरेस्ट बनाना है तो आपके प्रॉपर एम होना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट किसी फील्ड में जा रहे हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। Problem selection against organizations of learning materials, use of appropriate method and teaching aids, exploitation of various instincts of children, make proper use of sentiment and ideals. What is this? Arranging proper learning environment, teachers personality. ठीक है, तो स्कूल में हम चाहते हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट डेवलप हो, तो उसके लिए हमें चाहिए कि जो टीचर इटसेल्फ है उसकी भी एक वेल जैसे बहुत अच्छे से वो उसकी खुद की पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि और वो कोई भी एक्टिविटी कराए बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके, ताकि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके और उनके इंटरेस्ट उस एक्टिविटी में डेवलप कर सके। हमें प्रॉपरली देखना है कि बच्चों के क्या सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, कौन सी टीचिंग एड्स लेनी है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बन सके जब भी वो पढ़ाएं। और लर्निंग मटेरियल भी ऐसा ही होना चाहिए जो कि बच्चों को अच्छे से समझ आ सके और उनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो सके। Then we can say on conclusion above we can discuss a few important ones for the illustration of the nature and kind of such differences found in the learners in all. तो बेसिकली क्या है कि जो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है तो उसमें एवरीथिंग आ जाता है, उसमें एजुकेशन आ जाता है, हेल्थ आ गई, सेल्फ केयर स्किल्स, सोशल प्रेजेंटेशन, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका एक सोशल एस्पेक्ट से वो डेवलप हो रहा है, इमोशनली, सोशली, एस्थेटिकली, मोरली, फिजिकली, हर तरफ से उसकी डेवलपमेंट होती है। तो जो साइकोलॉजिकल जो हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी बहुत कॉग्निटिव लेवल पे बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए।